जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज ही हमारी क्लास जो एनुअल 16 रहने वाली है, जिसमें हम करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। काफ़ी थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इनमें से कौन-सा पूर्ण आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? यानी कि पूर्ण आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि आपके वंशानुक्रम जो होता है, उसके द्वारा निर्धारित होता है। जो आपके माता-पिता के जो गुण होते हैं, वो आप में आते हैं, तो उसके द्वारा जो निर्धारित होता है, क्या होता है? यदि बात करें मित्रों का चयन, यदि यदि ये मित्रों का चयन देखें, तो ये नहीं होता है, ये सामाजिक द्वारा होता है। बात करें यदि आँखों के रंग की, आँखों का रंग ज़रूर होता है। क्या आपके वंशानुक्रम से संभावित होता है। चलिए आगे देखते हैं। बात कर लेते हैं सी की और डी की भी। देखिए शिक्षा की रुचि जो विद्यालय में जब आप जाते हैं, जब आती है आपकी। बात करें शैक्षणिक सफलता की जब आती है, जब आप विद्यालय में जाते हो, फिर कॉलेज में जाते हो। तो जब शैक्षणिक सफलता यानी कि आप पास हो जाते हो, तो जब चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बात करते हैं बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? यानी कि बच्चों का जो विकास होता है, इनमें से वो किसका परिणाम है? चलिए बात करते हैं। केवल आनुवांशिकता का? 1 सेकंड। देखिए, केवल आनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, या आनुवांशिक और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का? तो इसमें यदि हम बात करें, तो इसमें कौन-सा आएगा? इसका आंसर डी, क्योंकि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का होता है। क्योंकि वातावरण और वंशानुक्रम के द्वारा ही बच्चे का विकास होता है, उसके द्वारा ही बच्चा सीखता है, वातावरण में जाके और उसमें क्या नाम है, आनुवांशिकता में रह के ही बच्चा सीखता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बात करें, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं, यानी कि रोहन को गुड़िया पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? हमें बताना है ये किसका उदाहरण है। बात यदि करें जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। यदि बात करें, देखिए यहाँ पर भेदभाव का क्या नाम है, यहाँ पर रूढ़िवादिता चल रही है कि पहले से ही एक प्रथा चलती आ रही है कि बच्चे इससे नहीं खेलते, लड़के जो हैं वो गुड़िया से नहीं खेलते, और लड़की जो है वो गुड्डे से नहीं खेलती, या फिर लड़के जो हैं वो स्कूटी नहीं चला सकते, या फिर लड़की जो है वो बाइक नहीं चला सकती। तो ये रूढ़िवादिता कहीं न कहीं समाज द्वारा चलती आ रही है। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं जेंडर भूमिकाएँ डैश होती हैं। कैसी होती है जेंडर भूमिकाएँ? अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना, या आनुवांशिक निर्धारित। तो कैसी होती है बात करते चलिए। देखिए आनुवांशिक निर्धारित, जेंडर भूमिकाएँ आनुवांशिक निर्धारित नहीं होती हैं। बात यदि करें यहाँ पे, 1 सेकंड हम लिख देते हैं जेंडर, ठीक है? जैविक संरचना, ये भी नहीं होती है। जन्मजात व्यवहार, ये भी नहीं होता है। अधिग्रहित व्यवहार जो हम जो वातावरण में रह के सीखते हैं, समाज में रह के सीखते हैं, अधिगत व्यवहार करते हैं, स्कूल में से जाके सीखते हैं, या पास-पड़ोस में जाके सीखते हैं, तो वो होता है अधिगत व्यवहार। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जेंडर की बात करें, जेंडर एक क्या है? यानी कि हमने देखिए यहाँ पे लिख रखा है जेंडर। यदि यहाँ पर सेक्स आ जाता तो उसका अलग ऑप्शन हो जाता। तब बात करते हैं जेंडर, बात करते हैं हम जेंडर की। जेंडर एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है जेंडर? मनोवैज्ञानिक है, जैविक है, सामाजिक है, या शारीरिक है? तो यदि जेंडर की बात करी जाए, हम जेंडर कैसा होता है? सामाजिक होता है। यदि यहाँ पर सेक्स लिखा था तो फिर क्या होता है? बायोलॉजिकल हो जाता। यदि जेंडर लिखा रहा तो क्या है? सामाजिक संरचना है। चलिए, तो आपका आंसर कौन-सा सही होगा? सी। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। कब होता है अधिगम सार्थक और प्रभावशाली? अगर वह मुख्यतः डैश हो। कैसा हो? डैश हो। देखिए, शिक्षक निर्देशित हो। यदि शिक्षक जो है वो निर्देश दे रहा है, सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, यानी सहपाठी जो आपके फ्रेंड हैं, यार दोस्त हैं, तो वो आपको निर्देश दे रहे हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, यानी आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो किताब है, उन पर केंद्रित हो। बात करें स्व केंद्रित,
तो इनमें से कौन-सा होगा? यदि बात करें इसकी तो स्वकेंद्रित होगा, यानी कि बच्चा जब खुद से करके सीखेगा। देखिए जब शिक्षक निर्देश देता है, निर्देश द्वारा नहीं होता है। यदि शिक्षक साथ में करवा के सीखे, ठीक है, तो उसके बढ़िया होता है। यदि सहपाठी द्वारा वो करके सीखे तो भी अच्छा होता है। यहाँ निर्देश देने की बात आ रही है तो कहीं न कहीं ये नेगेटिव है। चलिए बात करते हैं इसका, तो इसका डी आंसर सही है। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन-सा कारक पर्यावरणीय कारक है? यानी कि पर्यावरण द्वारा जो निर्धारित होता है। चलिए बात करते हैं जैसे कि रवैया, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण या विद्यालय। तो अब हमें बताना अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन-सा कारक पर्यावरणीय कारक है? यदि बात करें इसकी तो देखते हैं विद्यालय, व्यक्तिगत लक्षण, प्रेरणा या रवैया, इनमें से बताना है कौन-सा है? तो यदि बात करें इसकी तो इसका कौन-सा आंसर हो जाएगा? डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि जो पर्यावरण द्वारा प्रभावित करता है वो विद्यालय होता है। पर्यावरण विद्यालय में जाके ही बच्चा सभी क्रियाएँ को सीखता है, चाहे वो सही हो, गलत हो, तो वहीं पे जाकर वो अधिगम करता है, अनुकरण के द्वारा अधिगम करता है, अच्छे से अधिगम करता है, शिक्षक के द्वारा सीखता है, सहपाठियों द्वारा सीखता है, खेल के द्वारा सीखता है, अलग-अलग विधियों के द्वारा वो सीखता है। चलिए आगे देखते हैं। जो रवैया जो हो जाएगा ये आपके वंशानुक्रम से संबंधित हो जाएगा, प्रेरणा भी आपके अंदर से ही आती है। यदि व्यक्तिगत लक्षण देखें तो आपके व्यक्तिगत लक्षण जो होंगे, जैसे कि आपके माँ-बाप करते हैं, कुछ जीन्स उनके ट्रांसफ़र होते हैं आपके अंदर, तो जैसे लक्षण उनके होते हैं, वैसे ही लक्षण आप में आ जाते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8। देखिए, बात करते हैं, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग-अलग तरकीबों के बारे में सोचते हैं। यानी कि वो जब वो कक्षा में है, तो अलग-अलग तरकीबें सोच रही है समस्या का समाधान करने के लिए। तो यह नियम से किसका प्रतीक है? यानी किसका प्रतीक है ये नियम? मानसिक क्षति का? या फिर कम बोधगम्यता का या अभिसारी सोच का या अपसारी सोच का। देखिए जब वो अलग-अलग तरकीबें अपना रही है, अलग-अलग विधियाँ अपना रही है, अलग-अलग तरकीबें अपना रही है, तो डिफरेंट वे में सोच रही है, यानी दिशाओं में सोच रही है, अलग-अलग थिंकिंग है उसकी। ठीक है? तो ये कैसी सोच होएगी? ये अपसारी सोच आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी दिशाओं में सोचना। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 5 वर्षीय नसीम को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। यानी कि जो मिट्टी है यदि उसे काहीं चीज़ में ही परिवर्तित कर दे, जैसे सांप में कर दे या फिर गुड्डे में कर दे, गुड़िया में कर दे या फिर किसी चीज़ में भी कर दे, जानवर बना दे उससे कुछ, तो वो उसमें कहीं न कहीं डिफरेंट आ जाता है, चेंज हो जाता है और ज़्यादा हो जाती है वो। यदि बात करें जिन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन-सा तर्क है, कौन-सा तर्क है? यदि बात करें देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ये आपका जीववाद, बी हो गया केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनता और संक्रामक परिणाम निकालना। तो इसका यदि आंसर की बात करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीयता, कि उसके अंदर अभी केंद्रीयता नहीं आई, कि उसके अभी अंदर केंद्रीयता नहीं, कि जो मिट्टी उसने बनाई है, उसके साँप जो बना है, वो उतनी की उतनी मिट्टी है, उससे ज़्यादा नहीं है। यदि जीववाद की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वैसे? बी हो जाएगा। यदि जीववाद की बात करें तो मतलब जीवित रहना, जैसे कुर्सी को आप बच्चा जीवित समझ लेता है या फिर उसके गुड्डे को जीवित समझ लेता है, जीववाद होता है। ठीक है? परिकल्पित निगमन यानी कि तर्क करना, ये कब आ जाता है? ये आ जाता है 1 सेकंड, यहाँ पे आप नियम समझने लगते हैं। ये आपका आ जाता है 12 वर्ष के बाद आता है। ठीक है? 1 सेकंड, जहाँ आप नियम समझने लगते हैं। ठीक है? देखिए बात करें जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा निम्न में से क्या कर पाता है? यानी पूर्व संक्रियात्मक चरण में हमें बताना है क्या कर पाता है, प्री ऑपरेशनल में क्या कर पाता है वो, ठीक है? अ, प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण या संरक्षण। यदि संरक्षण की बात करें तो संरक्षण कब आता है? ये आता है 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत। यदि अनुक्रमिक वर्गीकरण की बात करें तो भी 7 से 12 वर्ष की आता है, ठीक है? और यदि हम प्रतीकात्मक चिंतन की बात, खेल की बात करें तो ये आता है क्रिया प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो हमारी 2 से 7 वर्ष की होती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये। ये हमारा 12 वर्ष के बाद आता है, ठीक है?
देखिए, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच यानी कि हमारी जो थिंकिंग कैसी हो रही है, अमूर्त हो रही है और वैज्ञानिक तर्क आता है जब आपके अंदर की क्षमता विकसित होती है। यदि इसकी बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदक-गामक, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यदि इसकी बात करें तो ये कब आती है हमारे अंदर अमूर्त सोच कब आती है? तो हमारी अमूर्त सोच आती है फॉर्मल ऑपरेशन में आती है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आती है, जो हमारी कब पड़ती है? 12 वर्ष के बाद की होती है। ठीक है? देखिए, अब बात कर लें लेव वाइगोस्की के बारे में। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है ये? सामाजिक संरचना पर आधारित है, व्यवहारवाद पर आधारित है या मनोविश्लेषण पर आधारित है या सार्वभौमिकता पर आधारित? यदि हम बात करें लेव वाइगोस्की की तो उन्होंने प्रतीक सिद्धांत दिया है, तो उनका किस पर आधारित होगा? सामाजिक संरचना पर आधारित होगा। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बात करी करें लेवाइगोस्की ने से बच्चों के स्वयं से संवाद यानी जब अब बच्चा किससे कर रहा है? स्वयं से संवाद कर रहा है। खुद से ही बात कर रहा है वो। तो इसकी बात करी जाती है स्वयं से संवाद करने के क्रिया के किस शब्द का प्रयोग किया? किस शब्द का प्रयोग किया इन्होंने? निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ, फिर स्वकेंद्रिता। यदि बात करें तो उन्हें जब खुद से ही बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? निजी संवाद यानी कि प्राइवेट टॉक, स्पीच, खुद से ही बात करना वो। खुद में ही मन-मन में किताबें पढ़ना या फिर खुद से ही बात करना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने एग्ज़ाम में ऐसा क्यों, तो खुद से ही बात कर रहा है वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि खुद से ही बात कर रहा है वो, निजी संवाद। देखिए, बात करते हैं 14 की। वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? यानी संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा की, परिकल्पना की, स्कीमा की या फिर इनाम की? देखिए, यहाँ पे इनाम और सज़ा की तो बिल्कुल भी बात नहीं कही है, स्कीमा की भी नहीं है, परिकल्पना की भी नहीं है। यदि बात करें तो वाइगोस्की ने किसकी बात करी है? HCL यानी कि सोशल, इसका मतलब हो जाएगा सोशल, इसका मतलब कल्चर, इसका मतलब लैंग्वेज। इसकी बात की है, लैंग्वेज की बात की है वाइगोस्की ने। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था यानी कि बच्चे का विकास होता है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिक संस्था क्या उनसी होती है? यदि इसकी बात करें तो हम, तो इसमें विद्यालय होती है, जनसंचार होता है, धर्म होता है, परिवार। यदि परिवार की बात करें तो इसका क्या होता है? परिवार होता है पहली संस्था। विद्यालय की बात करें तो द्वितीय होती है, धर्म उसके बाद और जनसंचार भी उसके बाद ही आता है, द्वितीयक संस्थाएँ होती हैं सब। पहली संस्थाएँ जो होती है परिवार द्वारा ही बच्चा जो है सीखता है। परिवार सबसे पहली प्राथमिक संस्था होती है, उसके द्वारा ही उसका सामाजिक विकास भी होता है, शब्दों का भाषा भी वही सीखता है, शब्द भी वही सीखता है, सब कुछ वहीं पे सीखता है। प्राथमिक संस्था जो होती है वो परिवार होता है। चलिए देख लेते हैं और कुछ आगे, आगे की बात करते हैं और ये बात करें, अब आते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में, जो 7 से 8 वर्षीय होती हैं, बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? देखिए 7 से 8 वर्ष में जो बच्चा जो नैतिक निर्णय लेता है उसका आधार क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड व आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यदि इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दंड आज्ञा पालन। क्योंकि इसमें बच्चा है ना कहीं न कहीं उसमें नैतिकता का भाव रहता है, उसे पता नहीं होता क्या सही है, क्या गलत है। कहाँ पर वो नैतिक कार्य कर रहा है और कहाँ पर वो अनैतिक कार्य कर रहा है। उसे इस चीज़ का पता नहीं रहता है। यदि इसकी बात करें, ये सबसे लास्ट वाली स्टेज का अ सबसे लास्ट वाली स्टेज का है, ठीक है? इसमें थर्ड लेवल का ये दूसरी अवस्था है। यदि इसकी बात करें हम, तो ये सेकंड लेवल की दूसरी अवस्था है। यदि इसकी बात करें, तो ये सेकंड लेवल की, नहीं, नहीं, ये जो है आपकी थर्ड लेवल की पहली अवस्था है और ये सेकंड लेवल की दूसरी अवस्था है आपकी, ठीक है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंड है आज्ञा पालन। चलिए, चलिए बात करते हैं हम 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा चरण यानी आपका बताना है कौन-सा चरण है? लॉरेंस कोलबर्ग, ठीक है, ये कोलबर्ग है, ठीक है? के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अब इसमें बताना है हमें कौन-सा जो उनके चरण है जो हमने दिए हैं, लेवल जो है उनके, तो उसमें कौन-सा ये शामिल नहीं है। यदि बात करें पारंपरिक चरण,
अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या पूर्व पारंपरिक चरण। यदि बात की जाए तो हमने पारंपरिक चरण, या आपने थ्योरी पढ़ी हो, हमारे से जो पढ़ी थी, तो इसमें उत्तर पारंपरिक चरण भी है और पूर्व पारंपरिक चरण भी, इसमें सब है। लेकिन ये नहीं है पारंपरिक चरण, ठीक है? तो कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। इस पे नहीं पर ध्यान देंगे ज़रूर। चलिए, बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए, आशा अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, यानी कि मैं अच्छा करूँगा, यदि वो मेरे साथ अच्छा करेगी तो मैं भी उसके साथ अच्छा करूँगा। कहीं न यहाँ पे गुड गर्ल एंड गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में किस चरण में है, यानी किस चरण में बताना है, हमें बताना है किस चरण का है ये। बात करें पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, अमूर्त सम। देखिए, अमूर्त संक्रांति ये पियाजे द्वारा दी गई है, ठीक है? यदि हम इसकी बात करें तो ये किसमें आ जाएगा हमारे? इसकी यहाँ पे किसकी बात करें? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की बात की जा रही है। तो ये हमारा जो आएगा पूर्व पारंपरिक चरण का, ये पहला इस अवस्था आ जाएगी, ठीक है? जिसमें अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, यानी गुड बॉय, गुड गर्ल का ट्राई करते हैं बच्चे। देखिए, बात करते हैं अब 19 क्वेश्चन की। मेरा विद्यालय के बाद, यानी कि मीरा, सॉरी ये मीरा है। मेरा विद्यालय के बाद गिटार का, यानी कि विद्यालय करने के बाद, यानी स्टडी करने के बाद वो गिटार का अभ्यास करती है। यदि बात करें, वह कार्य से प्रेम करती है, इस कार्य से बहुत प्रेम करती है, लगन से करती है, मन से करती है अपने। यह उसे संतुष्टि देता है कहीं न कहीं। तो ये बाह्य भी प्रेरणा है, आंतरिक भी प्रेरणा, अनुभवजन्य आवश्यकता है, या फिर शारीरिक आवश्यकता है। तो ये क्या बात करें, तो इसकी बात करें तो ये आंतरिक प्रेरणा है। कहीं न कहीं इसके अंदर से आ रही है, यदि इसका मन कर रहा है जब ये गिटार सीख रहा है, यदि इसका मन नहीं करता तो ये नहीं सीखती। बाह्य प्रेरणा होती है जो बाहर से आती है, जो पैसे के लिए काम करते हैं और प्रशंसा के लिए काम करते हैं। अनुभवजन्य, अनुभव से द्वारा नहीं आ रही इसे, क्योंकि इसे पहले से ही अनुभव नहीं है इसका, ठीक है? शारीरिक अवस्था भी नहीं है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन-सा भार्य अभिप्रेरणा, एक सेकंड, एक सेकंड, ये भार्य अभिप्रेरणा है या भार्य अभिप्रेरणा? भार्य अभिप्रेरणा, ठीक है? भार्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इनमें से हमें बताना है कि भार्य अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है, वो कौन-सा नहीं है। यदि बात करें सजा, रुचि, इनाम, असफलता, देखिए असफलता का डर, ये भी भार्य अभिप्रेरणा से, जब आप फेल होने से बचते हैं या फिर टेस्ट ना लेने से बचते हैं। इनाम, कहीं न कहीं आप इनाम से भी, और सज़ा से बचना, ये भी है। ये भी है, मतलब अभिप्रेरणा, भार्य अभिप्रेरणा का उदाहरण। यदि बात करें रुचि की, तो रुचि जो आती है आपके वो अंदर से आती है। आपका मन करता है जब चीज़ों को करने का, जब आप करते हो, पढ़ाई करने का यदि मन कर रहा है तो करोगे आप। यदि आपका तो डांस करोगे। यदि आपका लेटने का जी है तो लेटोगे, बैठने का जी है तो बैठोगे, और काम करने का जी है तो काम करोगे। यदि मोबाइल चलाने का जी कर रहा हो आपका तो मोबाइल भी चलाओगे, ठीक है? तो आपकी जो रुचि आती है वो अंदर से आती है। देखिए, अब बात कर लेते हैं डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस घटना से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको बताना है इनमें से किस घटना से जुड़ा हुआ है। जैसे पढ़ने से, गाने से, सोच से, चलना से। किससे जुड़ा हुआ है ये हमारा? पढ़ने से। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से विकार होता है। आपको पढ़ने में पढ़ा नहीं जाता, आपको पढ़ने में कहीं न कहीं विकार आता है। कहीं न कहीं डिसलेबिट कहीं न कहीं विकार आता है आपको, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, समझते हो। निम्नलिखित में से कौन-सी अधिगम अक्षमता, यानी कि डिसेबिलिटी, गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? सीधे-सीधे गणितीय गणना को प्रभावित करती है। इसमें हम गुणा नहीं कर पाते, भाग नहीं कर पाते, माइनस नहीं कर पाते, ठीक है? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिया। यदि बात करें इसकी तो डिसकैलकुलिया है, ठीक है? डिसग्राफिया जो लिखने से संबंधित होता है आपका। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है। डिसमोर्फिया आपका भ्रम से संबंधित होता है। चलिए, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन-सी विशेषता है एक प्रगतिशील शिक्षा में? आपका प्रगतिशील शिक्षा कौन होती है? आप यहाँ करके देखते हैं, आपकी गति होती है, जहाँ आपको बढ़ोतरी होती है कहीं न कहीं आपके विकास में, तो कौन-सी है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना,
योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड। यदि इसकी बात करें तो इसमें पुरस्कार और दंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर आप प्रगति तो हो ही नहीं रही आपकी, ठीक है? विरल अभ्यास ये नेगेटिव हो गया आपका। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव ये भी गलत अलगाव कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी गलत हो गया, ठीक। तो आपका सही क्या हो जाएगा? संयोगितापूर्ण अधिगम। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट आपके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? एक संरचनावादी जो कक्षा होगी उसमें से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? सबसे ज़्यादा किस पे महत्व देते हैं? जब एक क्लास होती है, क्रिएटिविटी क्लास होती है तो उसमें किस पर महत्व देना चाहिए? संकलात्मक मूल्यांकन पर, संरचना मूल्यांकन पर, एक आयामी मूल्यांकन पर, मानकीकृत और समान मूल्यांकन पर। यदि इसकी बात करें तो ये समेटिव हो जाएगा आपका। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है? और ये एक आयामी यानी एक ही तरह सिखा रहे हैं आप, कोई और दूसरा कर ही नहीं रहे मूल्यांकन, एक ही मूल्यांकन करिए। मानकीकृत या स्टैंडर्ड कहीं न कहीं ये नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव होता है आपका, ये भी नहीं होगा आपका। तो आपका समेटिव तो बिल्कुल नहीं होता। संरचनात्मक मूल्यांकन ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब आप क्लास देने के बाद बच्चे के फीडबैक लेते हो कि आपको क्लासेस कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं, तो बताता है बच्चा। तो वो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। टाइम-टाइम पर जो बच्चे का मूल्यांकन करते हैं आप, अंकन करते हैं, जिससे कि एक अच्छी क्लास हो सके, कहीं न कहीं बच्चा सीख सके अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 25, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। चलिए, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान यानी पूरे वर्ष के दौरान, पूरे साल के अंत में, वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, यहाँ पर संग्रहण कर रहे हैं हम, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है। देखिए बच्चों के जो प्रदर्शन है, उन्होंने जो पूरे साल किया, कैसे वे खेले कूदे, क्या उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने सीखा स्कूल से, क्या वे कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, तो उनका सबका संग्रहण रखना एक फाइल के रूप में है। तो क्या कहलाता है ये? क्या कहला रूब्रिक, फाइल, आँकड़ों का प्रपत्र या पोर्टफोलियो? तो यदि रूब्रिक की बात करें, रूब्रिक आता है इसमें, ठीक है? इसमें फाइल में नहीं रखते हैं। आँकड़ों का प्रपत्र ये भी नहीं होगा। क्या होगा? पोर्टफोलियो, जहाँ पर हम बच्चे का जो है सब संग्रहण रखते हैं कि उसने क्या करा, क्या नहीं, कितने टेस्ट में मार्क्स आए, क्या उसने अचीव किया, क्या उसने नहीं अचीव किया, कहाँ पर उसकी कमी रह गई। ठीक है? तो इसमें सब चीज़ देखते हैं बच्चे का, पोर्टफोलियो के अंदर सब चीज़ है, सब संग्रहण रहता है। फाइल्स ही रहती है, एक एक प्रकार की फाइल भी कहते हैं इसे पोर्टफोलियो को, ठीक है? ये वाली फाइल नहीं, ये फाइल नहीं होगा, तो पोर्टफोलियो को एक प्रकार की फाइल, वैसे तो पोर्टफोलियो कहते हैं, लेकिन इसे पोर्टफोलियो को ये भी कह देते हैं कि एक प्रकार की फाइल होती है। चलिए, इसके बाद आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको टाइमिंग और एक बार दिखा देते हैं, एक और बार। देखिए ईवीएस जो आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं 9 बजे, मैथ जो आपको 10 बजे वासु सर पढ़ा रहे हैं सीटेट से संबंधित, और हिंदी आपको 11 बजे उदय सर पढ़ा रहे हैं, अभी क्लास खत्म हुई होगी, बिल्कुल। और यदि सीडीपी की बात करें तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 12 बजे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो बताएँ कैसी लगी? कमेंट ज़रूर करें, बताएँ कैसी लगी? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।